हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव क्या है तथा ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं तथा उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे इसी वीडियो में। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसतन तापमान माइनस के 18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि वर्तमान में 15 डिग्री सेल्सियस। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव एक है। यूपीएसएससी पैट में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए थे मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उत्तर है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। यानी नाइट्रोजन तो 78% पाई जाती है, इसी कारण नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है, इसका उत्तर था। अब दोस्तों हम विस्तार से पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैस की सरल भाषा में बात करें तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके प्रभाव से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म रहता है और जीवन जीने योग्य तापमान बना रहता है। लेकिन इंसान अपनी सुविधाओं की क्रियाओं को ईंधन जलाना, कोयला और कंडा जलना के चलते ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। यदि एक वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उपस्थिति गैस ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मतलब जब सूर्य की किरणों पर पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ पृथ्वी पर अवशोषित हो जाती हैं और बाकी के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यह सारी प्रक्रिया पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस द्वारा होती है। कुछ किरणें पृथ्वी को दे देती हैं और बाकी अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं, को हम बैक रेडिएशन भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बात करें तो इसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। यह औद्योगिक गतिविधि जल अलावा जीवाश्म ईंधन तथा ठोस अपशिष्ट दहन के दौरान उत्सर्जित होती है। दोस्तों अब हम सभी ग्रीन हाउस गैसों के नाम देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे CO2 के नाम से जाना जाता है। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे CFC के नाम से जाना जाता है। जलवाष्प है, H2O के नाम से जाना जाता है। ओजोन है, O3 के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, N2O के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में बढ़ती मात्रा को देखते हुए इनकी मात्रा बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जलवाष्प 36 से 72% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% पाई जाती है तथा मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7% पाई जाती है। इनमें से प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ईंधन जलाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, कंडा आदि से उत्पन्न होती हैं। इस गैस का प्रभाव कम करने के लिए हम पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों अब हम ओजोन गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको दर्शाया गया है कि ओजोन गैस का कैसे ह्रास होता जा रहा है, यहाँ आपको चित्र में दर्शाया गया है। अब दोस्तों हम ओजोन गैस के बाद मीथेन गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। मीथेन गैस अब जो कि खेतों में सड़ने वाले घूरे और गोबर आदि से उत्पन्न होती है। उसके बाद हम जलवाष्प के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा योगदान रखती है। वातावरण में वातानुकूल गर्म बनाने में लगातार सहायता करती रहती है। तथा तीसरे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC, यह भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में प्रभाव करती है। तथा ओजोन है, इसे हम ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। जैसे मीना का जलवा, इसे मीथेन
ना से होगी नाइट्रस ऑक्साइड, का से होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जा से होगी जल वाष्प तथा हा से होगी ओजोन, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती हैं। दोस्तों अब हम ग्लोबल वार्मिंग के क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में लगातार वृद्धि होने से पृथ्वी का औसत तापमान में साल दर साल वृद्धि होती जा रही है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में तापमान इसी वृद्धि को वैश्विक ऊष्मीकरण कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव को कैसे कम किया जाए, क्योंकि इन गैसों के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं लगातार पैदा होती जा रही हैं। यदि इस समस्या का नज़रअंदाज करते रहे तो भविष्य में मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जा सकता है। क्योंकि बता दें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ ग्लेशियरों को पिघलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अनेक देशों के तटीय क्षेत्रों के डूबने का संकट उत्पन्न होता तथा वहाँ सुनामी आ सकती है। दोस्तों अब हम प्रश्न कर लेते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित हैं। जैसे पूछा गया, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित मानवीय प्रक्रिया कौन सी है? यह है कृषि जलवायु परिवर्तन से। तथा प्रश्न पूछा गया, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नॉन पहल किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई है? यह यूएनएफसी सचिवालय द्वारा की गई है। प्रश्न पूछा गया, हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस देश से है? इसे जलवायु परिवर्तन से है। कोर्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह आपको बताना है। हरित गृह प्रभाव क्या अर्थ है? हरित गृह प्रभाव है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित रूप से पाया जाने वाला कौन सा सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है? इसमें जल वाष्प सर्वाधिक प्रभाव करती है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? इनमें से नाइट्रोजन वाष्प है, CFC है तथा कार्बन डाइऑक्साइड है आदि गैसें हैं। प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गैस जो जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है? उनमें से है कार्बन डाइऑक्साइड जो लाभदायक और हानिकारक दोनों है। तथा प्रश्न पूछा गया, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? इसका उत्तर जीवाश्म ईंधन अत्यधिक प्रज्वलन, तेल चालित शौचालय संख्या, विस्फोट, अत्यधिक वनोन्मूलन आदि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? यह पाई जाती है 0.03%। तथा धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है? इसमें तो मीथेन गैस है। यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय हिमालय प्रतंत्र प्रशिक्षण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 20 फरवरी 2014 को। यहाँ प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2008 को। उपग्रह लेबलिंग कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया था? 2006 से। हरा कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन का विभाग जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से हटाया जाता है उसे हरा कार्बन कहते हैं। नीला कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन का विभाग जो रागुद्री पतन जैसे रागुद्री धारा आदि द्वारा अवशोषित किया जाता है नीला कार्बन कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।